कादीपुर की बात करें तो हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं था, जबकि गांव के विकास के लिए पार्टी से ऊपर होकर काम करने की जरूरत होती है, जिसको हम नहीं कर पाते, क्षेत्र नहीं कर पाते। जो शिक्षा प्रणाली दी जा रही है उसमें हमारा जो वास्तविक इतिहास है उसका कोई उल्लेख नहीं है। तो उन्होंने जवाब में कहा जी हमने तो बैंक के माध्यम से सबको पैसे दे दिए, मौके के ऊपर एक चवन्नी नहीं मिली। आज के टाइम में राजनीतिक लोग जबानी जमा खर्च करके लोगों को इतना उल्लू बना देते हैं, इतना भ्रमित कर देते हैं कि हम तो ये कर देंगे, हम तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो हमारे गांव इस तरह डिस्ट्रॉय कर दिए गए और जितने भी घुसपैठियों को या इस तरह आवक सबको 10,000 रुपए दे दिए ऑन द सपोर्ट। वहीं पे उनके खाते खोले गए बैंक में और वहीं पे पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। किसान को क्या मिला? 1 रुपया नहीं मिला। दिल्ली में ऐसे 7 गांव हैं जिनमें आज तक शमशान घाट नहीं है। हम अंतिम संस्कार कहाँ करें? तो बोले ये हमें नहीं मालूम, ये आप देखेंगे। बड़ा खतरनाक सवाल है ये, वो बहुत बड़ा सवाल है। कोई मतलब कि लिख के जा रहा है क्या? नहीं भाई इन गांव को बिल्कुल इग्नोर किया जाए। देखिए उन्हें लगता है 10-20 वोट है, 50-100 वोट है गांव में, हमारी वो ना मिलेंगी तो कोई बात नहीं, वोट मांगने नहीं आते बहुत से गांव में। मतलब हमें एक तरह से कबाड़ा बना देते हैं बच्चों को जब वो 12वीं करता है या BA करता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ा सा समय इसमें निकाल के कहीं ना कहीं विचार विमर्श या अपना योगदान एक सामाजिक स्तर पर जरूर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। हमारे साथ बैठे हैं हरपाल राणा जी कादीपुर गांव से और प्रवीण नंबरदार जी हैं बवाना से। हरपाल राणा जी का पूरा साक्षात्कार आप आज देखोगे और सुनोगे, तो कृपया थोड़े से धीरे से बैठें, क्योंकि बहुत लंबा इतिहास है इनके काम का, इनकी समाज सेवा का। अलग अलग तरीकों से कोई 2 या 4 मिनट के वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता। तो हरपाल राणा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो हरपाल राणा जी, दिल्ली देहात और आपकी समाज सेवा काफी दिख रही है, काफी सुनाई दे रही है, लेकिन किसी एक पैटर्न पे बात करने की हिम्मत हमारी नहीं होती, क्योंकि आपके काफी पैटर्न है। तो आप खुद बताओगे तो सही रहेगा। तो सर ये बताइए, शुरुआत कहां से करें? शुरुआत अगर समस्याओं से करनी हो तो विषय अनुसार कर सकते हैं। अगर मतलब मेरे कामों पे करनी हो, कब से किया गया, तो उस पे भी कर सकते हैं। सर हमारा सिर्फ फोकस रहेगा आपके कामों पे। हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक हरपाल राणा दिल्ली के मूल निवासी जाट कम्युनिटी से हैं, तो एक आदमी क्या क्या कर सकता है, यही जानना सर हमको। तो आप अपने से ही शुरुआत कीजिए। देखिए ये शुरुआत जो है वो 90 के दशक में हुई, 90 से पहले भी कह सकते हैं। अनेकों विषयों पर, जैसे उस टाइम हमारे मन में भी बहुत अलग अलग सोच, अलग अलग कार्य करने की इच्छा, अलग अलग लाइन में जाने की, अलग अलग पढ़ने की, हर एक व्यक्ति के विषय में होते, हर एक व्यक्ति के जहन में होती हैं। मेरे में भी थी, लेकिन मेरा पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा और मैं मतलब पढ़ाई में कभी भी कई स्कूलों में पढ़ा भी, लेकिन कभी लगा नहीं। और मैं समाज के विषय पे पहले से ही, बचपन से ही माता पिता भी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता था या कोई व्यक्ति परेशान होता था तो उसकी सेवा करने की कोशिश करता था मैं। लेकिन जब होश संभाला तो बहुत सी चीजें ऐसी देखने में आई कि हमारे ये हक अधिकार हैं, हमारे ये कर्तव्य हैं। तो व्यक्ति को हक अधिकार उसी वक्त मिलता है जब वो अपने कर्तव्य निभाता है। कर्तव्य, एक व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाकर 1000, 2000, लाखों व्यक्तियों को उसका लाभ दे सकता है। तो मैंने जो शुरुआत की शायद 90 के से भी पहले के, एक हमारे हॉस्पिटल था श्रेष्ठपुर गांव का, वो उसके कागजात भी मेरे पास अब तक कुछ उपलब्ध हैं, शायद 90 से पहले के हैं या इसके आसपास के। वो 1980 के आसपास जमीन गांव ने छोड़ी थी। इसी तरीके से बुराड़ी के अस्पताल में भी लोगों ने जमीन छोड़ी थी 80 के आसपास, लेकिन दोनों अस्पताल 10 साल से लगभग नहीं बन रहे थे। तो जब से प्रयास शुरू किया, दोनों अस्पताल, बुराड़ी का तो बन के चालू भी हो गया है और सरसपुर का अस्पताल भी बनना 2-4 साल पहले हो गया, शायद अभी बन के पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे यहाँ रोड की बहुत बुरी स्थिति थी, अस्पतालों की, पशुओं का अस्पताल। कादीपुर की बात करें तो हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं था। ये 90 के आसपास से कादीपुर में स्कूल खुलवाया गया, पशु चिकित्सालय बनवाया गया। तो ये आसपास की जो रोड की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती थी। तो ये काम
शुरुआत गांव से किया, फिर आसपास क्षेत्र के तरफ बढ़े, फिर और बहुत सी समस्याएं जैसे बाहर पता लगी। उस टाइम एक बूचड़ खाना चल रहा था जो टीकरी खामपुर में 91-92 की बात है, 93 की, वहां पर ईदगाह बूचड़ खाने को स्थानांतरित किया जा रहा था यहाँ पर। अच्छा, तो आपके गांव में नहीं, टीकरी खामपुर, ये सिंगू बॉर्डर के पास। अच्छा। तो हरपाल राणा जी, देखिए आपने बताया कि 90 के आसपास आप उससे थोड़े पहले एक्टिव हुए, तो अगर 90 का भी हिसाब लगाते हैं तो लगभग 33 या 35 साल हो चुके हैं। तो ये मान सकते हैं कि हमारे दिल्ली देहात को जब 90 में प्रॉब्लम थी, जो आज प्रॉब्लम है, तो उस टाइम भी प्रॉब्लम थी ना। लेकिन आप एक्टिव थे और भी समाज सेवी एक्टिव थे, लगातार हर एक गांव में से कोई ना कोई एक्टिव मिलता है। हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जो गांव देहात की समस्या है वो जस की तस खड़ी है आज तक, बल्कि और ज्यादा होगी, बड़ी और ज्यादा होगी। बड़ी। तो हम कहाँ पे गलती करते हैं, या हमसे क्या ऐसी चीज छूट जाती है कि हम अपने गांव का काम करवाने के लायक नहीं है, या हम कुछ करने नहीं पाते? हमें जो है ना, हमारे में जागरूकता की बहुत अधिक कमी है। और मेन बात यह है कि और हम राजनीतिक तौर पर आपस में बटे हुए हैं। राजनीतिक तौर पर काम करवाने के लिए तो कोई तैयार नहीं होता, लेकिन राजनीतिक लोगों के अगर ये बात कोई व्यक्ति आए तो हम अलग अलग पार्टी में बट जाते हैं, जबकि गांव के विकास के लिए पार्टी से ऊपर होकर काम करने की जरूरत होती है, जिसको हम नहीं कर पाते, क्षेत्र नहीं कर पाते। आपने कहा कि राजनीतिक तौर पे बटे हुए हैं, थोड़ा खोल के समझाओगे हमको कैसे? जैसे हमारा ये किसी भी गांव की बात ले लें, एक राजनीतिक पार्टी के 10 व्यक्ति होंगे, दूसरी में 15 होंगे, तीसरी में 20 होंगे। तो वो व्यक्ति चुनाव के बाद अगर अपने गांव की बात करें कि हम गांव के विकास, हमें इस चीज की आवश्यकता है, तो वो उस समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन जो सत्ता में पार्टी होती है वो लोग रुचि नहीं लेते हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास जाके कह दें, उसी पार्टी के होने के बावजूद। दूसरी पार्टी वाले होते हैं, जो विपक्ष होता है, विपक्ष का काम ये नहीं होना चाहिए कि वो विपक्ष है तो विरोध करना है, सही बात को उठाने का होना चाहिए। विपक्ष भी सही बात नहीं उठा पाता। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, अभी अभी ये यहाँ पे दिल्ली में बाढ़ आई। दिल्ली में इससे पहले भी फसल का नुकसान दिल्ली में यमुना में लगभग हर साल होता है, अधिकतर सालों में, अधिकतर लगभग हर साल में पानी आने से कभी उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। एक बार जरूर दिल्ली सरकार ने 8 से 8-7 साल पहले एक बार किसानों को कुछ मुआवजा दिया था। इस बार जब बाढ़ आई, पिछली बार भी, ये तो मैं बता रहा हूँ पूरी दिल्ली के बाढ़ की बात, और अगर हम यमुना की बात करें तो वो हर साल आती है, यमुना में पानी आता है, पीछे छोड़ते हैं ताजे वाले से। तो इस साल भी वो बाढ़ आई, दिल्ली में काफी नुकसान हुआ। मैंने उनका वहां जाके भी पत्र लिखा, वहां जाके उनसे बात भी की, पत्र भी लिखा, RTI भी लगाई, मेरे पास जवाब आया हुआ है। तो उन्होंने जवाब में कहा, जी हमने तो बैंक के माध्यम से सबको पैसे दे दिए हैं, मौके के ऊपर एक चवन्नी नहीं मिली, इस बार भी नहीं मिली, पिछली बार भी नहीं मिली। तो लिखित में ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये सब मैं लिखित में, मतलब लिखित में मेरे पास है, जबानी जमा खर्च में कुछ नहीं करता। आज के टाइम में राजनीतिक लोग जबानी जमा खर्च करके लोगों को इतना उल्लू बना देते हैं, इतना भ्रमित कर देते हैं कि हम तो ये कर देंगे, हम तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, दोबारा उनसे पूछने वाला कोई होता नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यक्तियों में, राजनीतिक व्यक्तियों में विश्वसनीयता की बहुत अधिक कमी हो गई है। उनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते कि वो क्या कह रहे हैं वो करेंगे। तो ये मोहम्मदपुर के किसान और हिरणकी के और पल्ला के कुछ किसान थे, हमने उनके ऊपर प्रयास किया, DC ऑफिस में भी गए कि भाई इनको भी दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि किनको दिया, जो लोग दूसरे प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से धान लगाने के लिए आए हुए थे, वो उनके चौपाल में रुके हुए थे। तो उन्होंने उन सभी जितने चौपाल में रुके हुए थे व्यक्ति, सबको 10,000 रुपए दे दिए ऑन द स्पॉट। वहीं पे उनके खाते खोले गए बैंक में और वहीं पे पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। किनको? जो लोग धान लगाने के लिए यूपी बिहार से आए हुए थे, मजदूर थे। हमें उनमें कोई एतराज नहीं है, आपने दिया अच्छी बात है, लेकिन असली हक तो उस किसान का है। किसी के 5 एकड़ डूब गए, मेरे पास पूरी वीडियो है वहां की, किसी के 10 एकड़ डूब गए जो खत्म हो गए, अभी तक भी, मतलब उसमें अभी तक भी कुछ नहीं बो पाया। किसान को क्या मिला? 1 रुपया नहीं मिला। मेरे पास लिख के उन्होंने भेजा हुआ है कि हमने सबको 10,000 रुपए दिए हैं। तो अब ये देखिए कि वो किसको दिए पैसे। ये
वास्तव में उसका हकदार किसान था, आप उसको भी देना चाहो तो दे दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया? उन्होंने क्राइटेरिया बनाया जो व्यक्तियों को अपने घर जिनके वो हुए हैं बाढ़ में जो प्रभावित हुए हैं उनको दिया। अब ये जमुना पार में और भी लोगों को दिया गया होगा जो अपने घर छोड़ के बाहर आ गए थे, उनको भी दिया जाए, हमें उसका ऐतराज नहीं है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि हिरनकी में पल्ला में ऐसे मतलब 100 किसान से ज्यादा 150 किसानों का नुकसान हुआ, तो 1 रुपया नहीं दिया गया उनको। अब वहां के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन्होंने एक बार आके नहीं पूछी, उन गांव वालों ने कईयों ने कहा भी जाके, तो बोले नहीं वो सरकार की पॉलिसी है, सरकार नीति है, हम क्या करें इसमें। तो मेरा ये कहना है कि हाँ राणा साहब, इसी बात पे थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। बहुत सी चीज ऐसी देखी है आपने, समाज सेवा में देखी होगी, पब्लिक डीलिंग का काम रहता है आपका। सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है, मूल निवासी, दिल्ली के मूल निवासी का नाम पहले ही काट देते हैं बिल्कुल लाल पेन से, कि तिगड़े में इतने लगा देते हैं, इतनी राजनीति चालबाजी खेल लेते हैं कि मूल निवासी के पास उसमें से 1 रुपए का भी फायदा नहीं जाएगा पॉलिसी में से, और उसके सामने खड़ा कर देते हैं उन प्रवासियों या प्रवासियों को जो बाहर से आगे बसे। ना तो मूल निवासी का उनसे कुछ लेना देना, ना उनका उनसे कुछ, उनके अपने राइट हैं, मूल निवासियों के अपने हैं, लेकिन वो उनको भिड़ा देते हैं आपस में कि भाई आपके हक है, मूल निवासियों के जो हक हैं, ठीक है, इनको दे दिए हैं और इनके हक कोई बनते नहीं। तो मूल निवासियों को हर एक पॉलिसी में से बाहर निकालने का जो तिकड़म चल रहा है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, खतरनाक व्यक्तियों गांव वालों के लिए है। हमारे कितने गांव में सीवेज डले हैं अभी तक, आप बता दो। हमारे कितने गांव में जो गैस की पाइपलाइन डली है वो बता दो। अब ऐसे 20 विषय हैं जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, हमारा गांव ये 500 साल पुराने का इतिहास है, इस गांव में अभी तक कोई सुविधा नहीं है जो बाहर की कॉलोनियों में जो भी 10 साल 20 साल पहले बसी। हमें उनसे कोई विरोध नहीं है, हम उनके विरोधी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि उनको दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही, तो उसका हमारा भी हक है। जैसे मैं बताऊं, हिरनकी में ऐसे 7 गांव हैं जिनमें अभी तक शमशान घाट नहीं है। 7 गांव ऐसे हैं अभी भी। अलीपुर ब्लॉक जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहला ब्लॉक खंड विकास कार्यालय का उद्घाटन अलीपुर का किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और उस खंड विकास कार्यालय बीडीओ के अंतर्गत दिल्ली में ऐसे 7 गांव हैं जिनमें आज तक शमशान घाट नहीं है। आपने कही शमशान घाट नहीं है, अगर उन गांव में मान कोई डेथ होती है, किसी की मौत होती है, तो संस्कार कैसे करते हैं? वो जमुना पे ले जाते थे पहले। जमुना, उसके साथ में जमुना है, तो कभी से ऐसा रहा है कि जमुना के साथ अंतिम संस्कार किया जाता था। लेकिन अभी पिछले 10 साल से जमुना के ऊपर हरित प्राधिकरण ने, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन लगा रखा है कि आप यमुना में कोई संस्कार नहीं कर सकते। उन्होंने अपने पैसे से वहां पर शमशान घाट बनाए हुए हैं और उन शमशान घाटों पे करते हैं, लेकिन बार बार प्रशासन जाके उनको तोड़ देता है जो वो शेड बना रखे हैं। कहते हैं आप यहाँ कर नहीं सकते, हरित प्राधिकरण का आदेश है। हम अंतिम संस्कार कहाँ करें? तो बोले हमें नहीं मालूम, ये आप देखेंगे। राणा साहब, आपने बताई कि लगभग 33 या 35 साल से, तो आपकी याद से हो, आप समाज सेवा में, तो क्या होता है कि किसी फील्ड में जाते हैं ना तो एक्सपीरियंस साथ में आता है। अब आपको एक्सपीरियंस है तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन मांग सकता है। तो मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहता हूँ। बड़ा खतरनाक सवाल है ये, और बहुत बड़ा सवाल है। हर एक पॉलिसी से दिल्ली के मूल निवासियों को और गांव को बाहर रखा जाता है, और ये तब से हो रहा है। सरकारें चाहे कोई भी आई हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी नेता की सरकार हो, लेकिन ये पॉलिसी लगातार चलती आ रही है कि गांव के साथ सौतेला व्यवहार करो, और आज तक आ रही है। तो ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं कि गांव का बिल्कुल राजनीतिक है, वोट का कारण है, और गांव वालों की आपस में फूट है। नहीं, कोई मतलब कि मैं थोड़ा सा बात काटूंगा आपकी, थोड़ा सा कोई मतलब कि लिख के जा रहा है क्या? नहीं कि भाई इन गांव को बिल्कुल इग्नोर किया जाएगा? देखिए, लिख के कोई नहीं जाता। ये आज की समय में राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य होता है कि हमें सत्ता में कैसे आना है या कैसे रहना है। वो सत्ता में आने के लिए आपसी फूट भी डालती हैं, आपसी अनेकों प्रकार के वो हथकंडे अपनाती हैं, और उसमें वो कामयाब हैं। हमारी आपस में फूट है, हमारी जो संख्या है वो कम होती जा रही है, जो बाहर की व्यक्तियों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, और उनमें एकता है। वो चुनाव जीतने के बाद हर कॉलोनी में RWA बनी होती है। जब किसी भी पार्टी का व्यक्ति आता है, वहां पूरी RWA के तहत कॉलोनी पूरी खड़ी हो जाती है। हमारे गांव में कोई नेता आता है, कोई एक पार्टी का आया तो मैंने अपने घर बैठा लिया, दूसरी का आया आपके घर बैठ गया, तीसरी का हम गांव के व्यक्तियों में
आत्मसम्मान इतना कहते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, दूसरी पार्टी के पास नहीं जाएंगे। और वो जो एक सोच है हमारी, जो सीमित सोच, इसको मैं कहूंगा कि हम अपने आप को सोचते हैं कि, लेकिन अब हम गांववासी हुआ करते थे। दिल्ली में बहुत से गांव, इतने गांव थे दिल्ली में, पूरी गांव से सियासत चलती थी। अब वो परिवर्तन है, लेकिन हमें एक साथ आना पड़ेगा। गांव के व्यक्तियों को किसी भी पार्टी की सरकार हो, अपनी मांग करने के लिए, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों या तीसरी पार्टी के हों, उनको एक साथ आना पड़ेगा। वो नहीं आ पाते, जिस कारण से हमारी तरफ हमें इग्नोर कर दिया जाता है। उन्हें लगता है 10-20 वोट हैं, 50-100 वोट हैं गांव में, हमारी वो ना मिलेंगे तो कोई बात नहीं, वोट मांगने नहीं आते बहुत से गाँव में। राणा साहब, अंतिम सवाल आपसे, आपने इतने एक्सपीरियंस से क्या समझा कि आगे हम क्या करें पॉजिटिव, क्या कहना चाहोगे आप नौजवान पीढ़ी को या दिल्ली के मूल निवासी को या निवासियों को, कि भी किसी तरह ये गांव और इनका जो गांव का जो भी नाम नक्शा है वो बच जाए? देखिए, इसमें जो गांव के आज का मूल गांव के निवासी हैं या बाहर से आके बसे हैं, वो यहाँ की सबकी एक ताकत है, वोट। एक व्यक्ति की एक वोट होती है, चाहे कोई बाहर से आके बसा हो, चाहे गांव का व्यक्ति बसा हो। ये जो आज के व्यक्ति हैं, जो ये राजनीतिक पार्टियां, ये वोट को देखती हैं कि भाई हमारे साथ तो वोट इतनी कॉलोनी में है, जहाँ के 90% 10% गांव में है, तो वो गांव के व्यक्तियों को महत्व नहीं देती हैं। हमें करने की आवश्यकता है कि गांव के व्यक्ति संगठित होकर अपनी बात को उठाएं। 3 बात मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे अलीपुर में एक 40 साल पहले जमीन छोड़ी गई थी सदानंद कॉलेज की, आज तक कॉलेज नहीं बना। अलीपुर मेट्रो लाइन जो है सिंगू बॉर्डर तक, सबसे पहली मेट्रो लाइन पास हुई थी जहांगीरपुरी के बाद, सिंगू बॉर्डर तक आज तक नहीं बनी। अलीपुर का शहीद स्मारक 1857 क्रांति का है, आज तक नहीं बना। अलीपुर में स्टेडियम बना हुआ है, उसका कोई वारिस नहीं है, उसमें कोई पिछले 20 साल से जब से बना है, वो साहिब सिंह जी के टाइम में बना था, आज तक उसमें किसी ने चवन नहीं लगाई, खंडर हो चुका है। ऐसे में अनेकों विषय गिनवा सकता हूँ। नरेला में एक लड़कियों की ट्रेनिंग की नगर निगम के द्वारा बनाया गया, 20-15 साल से वो खंडर हो चुकी है ना। ये चीजें ऐसी हैं जिनको और भी बहुत से मैंने विषय जैसे पहले बताए क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, हम लोग संगठित नहीं हैं। हम काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। अब मैं बताऊं, मेरा बेटा वकील है, यहाँ पर हरपाल की चौपाल लगती है बाहर या अंदर कहीं पर, तो वो उसमें पूरी भागीदारी निभाता है। आज हम मेरे ख्याल से 20 ऐसे मुकदमे लड़ रहे हैं गरीब आदमियों की, मेरा बेटा, जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, जिनकी अपाहिज कोई व्यक्ति है, उनको हक नहीं मिल रहा है और लड़ नहीं रहे हैं, उनको कोर्ट के द्वारा भी दिलवाया जाता है। उनको कोर्ट में, अभी एक महिला की 2 साल से पेंशन नहीं आ रही, 3 साल से 51,000 रुपए अभी कुछ दिन पहले आए हैं। ऐसे ही एक के 24,000 रुपए। मतलब जो काम हम आदमी की, मैं ये कहता हूं कि अपना व्यक्ति जो व्यक्ति अपने आप को जिम्मेदार समझता है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा सा समाज के लिए समय दे। आज के टाइम में जागरूकता का इतना अधिक अभाव है कि किसी युवा को आप 12वीं कक्षा के पूछ लो या कॉलेज का पूछ लो कि उसके हक अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या है, किसी को नहीं पता। ये पढ़ाया ही नहीं जाता। ये एक तो बहुत बड़ा षड्यंत्र ये हुआ है हमारे साथ कि हमें असली शिक्षा नहीं दी गई है। हमें तो ये दिया जा रहा है कि मतलब हमें वो पढ़ाया जाता है 12वीं तक, जिसकी हमें जीवन में कभी उपयोग ही नहीं आता, सिर्फ हिंदी पढ़ने के, अंग्रेजी पढ़ने के अलावा। अब हमें आवश्यकता किस चीज की है? हमें आवश्यकता है अपने समाज के बारे में जानकारी की, हमारे इतिहास के बारे में। सारा इतिहास बेकार पड़ा है। मतलब हमें एक तरह से कबाड़ा बना देते हैं बच्चों को, जब वो 12वीं करता है या BA करता है, उसके जीवन में ऐसा कोई काम नहीं पढ़ाया जाता सिवाय पढ़ने सीखने के, जिसका वो उपयोग कर सके जीवन में। अच्छा, ठीक है हरपाल जी, मैं चाहूंगा आप 5 मिनट और बैठे। नंबरदार जी, मैं आपसे पूछूंगा आ जाएगी आवाज इसमें। हरपाल जी ने जो बात बताई उसका हम निचोड़ एक ही बात नहीं निकाल सकते कि जागरूकता की कमी है। बच्चों को, हमको भी वो शिक्षा दी गई है जिसकी हमको ज्यादातर जरूरत है ही नहीं, सिर्फ भाषा को छोड़ के। तो इन्होंने तो सीधा सीधा शिक्षा को ही चैलेंज कर दिया कि हमारी शिक्षा के पैटर्न तो दूसरे होने चाहिए ताकि हमारा नौजवान अपने हक समझे। आप बताइए, आप कहां तक सहमत हो इसमें? देखिए, मैं हरपाल राणा की बातों से काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि हमने भी ये अनुसंधान किए हुए हैं कि जो हमें शिक्षा प्रणाली दी जा रही है उसमें हमारा जो वास्तविक इतिहास है उसका कोई उल्लेख नहीं है। जो हमें पढ़ाया जाता है, जिससे रटाया जाता है, उसका जीवन में
कभी कहीं भी एक विचारधारा का जो पनपना जो राष्ट्रीय स्तर पे जो इन्होंने मोनोपोली बना रखी शिक्षित समाज में 1947 के बाद, वो सारा तोड़ के परोसा जा रहा है, जिसके कि आने वाली पीढ़ी हमारी जनरेशन उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही कि हमारा बिल्कुल सही इतिहास क्या है। आपके हिसाब से शिक्षा कैसी होनी चाहिए हमारी दिल्ली के मूल निवासी? देखिए, जो हमारी जो दिल्ली के मूल निवासी उनके साथ तो बड़ा आघात किया जा रहा है। 1975 के बाद, बांग्लादेश युद्ध के बाद जो यहाँ पे बाहरी तत्वों की आवक हुई, इस तरह घुसपैठी यहाँ पे बसाए गए और दिल्ली उजाड़ी गई, इसका हमें बहुत ही पूरे दिल्ली देहात को दर्द है। और ये दर्द कभी कभी अब उभार के आता है कि हमारे गांव को बिल्कुल उजाड़ दिया गया है। और जहां तक मैपिंग की बात है, मैपिंग जो आप कभी गूगल रिसर्च में आप बिल्कुल पीछे भी वार्ता हुई थी कि हमारे गांव इस तरह डिस्ट्रॉय कर दिए गए और जितने भी घुसपैठियों को यहाँ इस तरह आवक देखा, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली होने के नाते हमारी दिल्ली को इस तरह उजाड़ दिया गया कि भी दिल्ली से हमारी सियासत और राजनीति चलती थी, आज हमारे गांव कहीं नहीं। बिल्कुल गंभीर विषय है कि एक बात और उभर के आई इसमें कि भी दिल्ली देहात का कोई भी व्यक्ति, कोई युवा, कोई प्रौढ़, कोई भी शिक्षित आदमी अगर थोड़ा सा भी जागरूक, उसमें थोड़ा भी इस तरह की भावनाएं है, तो उसको समाज सेवा के लिए, अपने दिल्ली देहात के लिए, अपने एक ग्रामीण परिवेश है या जो जीवन यापन आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ा सा समय इसमें निकाल के कहीं ना कहीं विचार विमर्श या अपना योगदान एक सामाजिक स्तर पर जरूर देना चाहिए। देखिए, विचार आपने सुन लीजिए, आप अपने हिसाब से भी अपने विचार और उनका फैसला ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली के साथ गेम क्या चल रहा है इसी के बारे में पूरी बिल्कुल खोल के रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई छुपी कहाँ पे, ये षड्यंत्र चल कहाँ पे रहा है। क्या कोई लिख के गया है 30, 40, 50, 60, 100 साल पहले कि दिल्ली का सर्वनाश ऐसे ही करना है, दिल्ली के मूल निवासियों का, दिल्ली के गांव का ऐसे ही सर्वनाश करेंगे, चाहे पार्टी या कोई भी आई, चाहे नेता कोई भी हो। बस यही देखने वाली बात है कि ये पैटर्न चल कहाँ से रहा है। नमस्कार दोस्तों।